आगे के मान दाव के घर जाता है उससे माफी मांगने के लिए कि तभी उधर से दाव वही घड़ी लेकर आती है और कहती है, तुमने ये घड़ी देते हुए कहा था कि आज से तुम्हारा हर वक्त मेरा है, चाहे वो बुरा हो या अच्छा। तुम उन सारे वक्तों में मेरे साथ रहना चाहते हो, लेकिन शायद मैं तुम्हारा भरोसा ही नहीं जीत पाई, जिस वजह से तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं कर पाते। अगर तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं कर पाते तो इन सारे वक्तों पर मेरा भी कोई हक नहीं बनता, क्योंकि मेरी नजरों में प्यार का मतलब भरोसा होता है और तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करते तो फिर इस रिश्ते को निभाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए आज मैं तुम्हें तुम्हारा वक्त लौटा रही हूँ, क्योंकि इन वक्तों पर अब मेरा कोई हक नहीं। जब मैं तुम्हारा भरोसा ही नहीं जीत पाई तो फिर मैं तुम्हारे साथ किस हक से रहूं। और यहाँ पर दाव ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो किम हान जब दाव के मुंह से ऐसी बातें सुनता है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि उसकी एक गलती दाव को उससे दूर ले जा रही होती है और वो चाहकर भी दाव को अपनी मजबूरी नहीं बता पा रहा होता है, क्योंकि दाव उसकी बात ही नहीं सुनती, उल्टा वहाँ से चली जाती है। तो किम हान भी हार नहीं मानता और अपनी गलती को सुधारने के लिए वहीं पर बैठा रहता है और दाव की माफी का इंतजार करता है, क्योंकि उसने दाव का दिल दुखाया होता है जिसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। इसलिए किम हान वहीं पर बैठकर दाव की माफी का इंतजार कर रहा होता है ताकि दाव आकर उसे माफ करे और उसकी बातें सुने। कि तभी वहाँ पर फा जाती है और उसे किम हान की ऐसी हालत बिल्कुल भी देखी नहीं जाती और यहाँ पर वो किम हान को पानी पीने को भी कहती है, पर किम हान कुछ भी पीने खाने से मना कर देता है, बल्कि एक जिंदा लाश की तरह वहीं पर बैठा रहता है, जिसे देखकर फा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी बहन के पास जाती है और उसे बताती है कि किम हान तभी से वहीं पर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, एक बार उसकी बात तो सुन लो। हाँ, मुझे पता है कि किम हान ने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन तुम उसके साथ क्या कर रही हो? उसे तुम समझाने का एक मौका भी नहीं दे रही कि आखिरकार उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। एक बार उसकी बात तो सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो फैसला करना होगा तुम करना, लेकिन एक बार उसे अपनी बात रखने का मौका तो दो। तो दाव फा के कहने पर किम हान की बात सुनने के लिए बाहर जाती है और उससे पूछती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर किम हान दाव से माफी मांगता है और कहता है, बचपन में मेरे पापा मेरी मॉम को हमेशा मारा करते थे और मैं चुपचाप ये सब देखता रहता था, क्योंकि मैं चाह कर भी अपनी मॉम की हेल्प नहीं कर पाता था और इस बात का गिल्ट मुझे हमेशा रहता था कि मैंने अपनी मॉम की हेल्प क्यों नहीं की। अगर तभी मैं अपनी मॉम की हेल्प करता तो शायद मेरी मॉम डिप्रेशन में नहीं जाती और ना ही उनके ऊपर इतना अत्याचार होता। इसलिए मैंने उसी दिन से खुद से वादा किया था कि मैं किसी भी औरत के ऊपर कभी भी अत्याचार होते हुए नहीं देखूंगा। लेकिन जब मैंने यादा को उसी हाल में देखा तो मुझे अपनी मॉम की याद आई, जहाँ पर उसका सौतेला बाप उसकी माँ और उसे मार रहा था। ये देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगा और मुझे लगा कि मैं अपनी मॉम की तो हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन मैं यादा और उसकी मॉम की जरूर हेल्प करूंगा और उन्हें इस जहन्नुम से निकालने की कोशिश करूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि यादा मेरी इस इमोशन का फायदा उठा रही है और मुझसे झूठ बोल रही है। दाव मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यादा मेरे साथ ऐसी हरकत करेगी। मैं तो बस उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन वो मेरा फायदा उठा रही थी। दाव मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। मैं सच में तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसने मुझसे वादा लिया था जिस वजह से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाया। प्लीज मुझे माफ कर दो दाव, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तो दाव जब किम हान की पूरी स्टोरी सुनती है तो उसे किम हान का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है और यहाँ पर दाव किम हान से ज्यादा गुस्सा नहीं रह पाती और उसे माफ कर देती है और उसे यहाँ पर वो किस भी करती है और फाइनली किम हान के इतने देर जमीन पर बैठने की तपस्या का फल मिल जाता है और दाव उसे माफ कर देती है और इन दोनों का पैचअप हो जाता है। अगले दिन पृथ्वी यादा को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तो यादा कहती है, बॉस इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ऑफिस आ जाऊंगी। तो पृथ्वी कहता है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और एक बॉस होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। तो ये बात सुनकर यादा के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो जल्दी से अपने घर जाने लगती है ताकि वो पृथ्वी से पहले अपने घर पहुंच जाए और पृथ्वी को इन सब के बारे में कुछ भी पता ना चले। तो पृथ्वी उसी अपार्टमेंट में होता है और वो यादा को ये सारी हरकत करते हुए देख लेता है। तो यहाँ पर पृथ्वी यादा के और मजे लेने के लिए फिर से उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि यादा मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक है जिस वजह से मुझे लेट हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें सीधा ऑफिस में मिलता हूँ, ठीक है। यादा ये सुनकर राहत महसूस करती है और वो अपने अपार्टमेंट चली जाती है। इधर पृथ्वी ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसे बहुत ही मजा आ रहा होता है यादा को तंग करने में। आगे यादा जैसे ही अपार्टमेंट में आती है तो किम हान टीवी पर उसकी पोल पट्टी वाली वीडियो चलाकर देख रहा होता है। तो यादा ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तो यहाँ पर किम हान यादा को कहता है, तुम्हें ये मूवी कैसी लगी, मजेदार है ना। तो यादा उस वीडियो को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो किम हान कहता है, इतना कुछ देखने के बाद भी तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अपनी नौटंकी करना बंद करो यादा। तो
यादा जैसे ये सुनती है कि किम हान को उसकी सारी सच्चाई पता चल गई है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं कि तभी एक पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर यादा खुद पर ही अत्याचार कर रही होती है और अपने आप को जानबूझकर जख्मी कर रही होती है ताकि सबको देखकर ये लगे कि किसी ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा ही अत्याचार किया हो। और ये सब कुछ वो जानबूझ किम हान का अटेंशन पाने के लिए करती है क्योंकि यादा को किम हान की कमजोरी पता होती है कि किम हान जब भी किसी औरत पर अत्याचार होते हुए देखता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसकी हेल्प करने के लिए खुद ब खुद चला जाता है। और यादा किम हान की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है। तो किम हान कहता है यादा तुम्हें ये सब करके क्या मिला। तो यहाँ पर यादा कहती है किम हान मैंने ये सब कुछ तुम्हें पाने के लिए किया, देखो मैं तुम्हें कितनी अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझे तुम्हारी कमजोरी और ताकत सबके बारे में सब कुछ पता है, मैं तुम्हारे लिए ही बनी हूँ किम हान, देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और यहाँ पर यादा अपनी साइको वाली हरकत करने लगती है कि तभी इधर से दाव आ जाती है और वो यादा को कहती है यादा ये सब करना बंद करो, तुम्हारी नौटंकी बहुत हो गई। तो यादा यहाँ दाव को कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम किम हान को मुझसे छीन लोगी, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर यादा दाव को खींचकर एक थप्पड़ मारती है तो दाव भी पीछे नहीं हटती और वो भी यादा को खींचकर एक थप्पड़ मारती है जिससे यादा की अकल ठिकाने आ जाती है। और यहाँ पर वो किम हान के पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लगती है और उससे अपने प्यार की भीख मांगने लगती है और कहती है किम हान मैंने जो भी किया वो सब सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया क्योंकि मुझे पता है कि तुम अब भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, क्योंकि अब भी मुझे जरा सी भी चोट लग जाए तो तुम्हें दर्द होता है, इसलिए तो तुम मेरी इतनी परवाह करते हो। तो किम हान कहता है यादा बकवास करना बंद करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैंने बस इंसानियत के नाते तुम्हारी हेल्प की, लेकिन तुमने मेरा फायदा उठाया, मैं दाव से प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी में सिर्फ दाव से ही प्यार करूंगा। और किम हान ये कहकर दाव को वहाँ से ले जाने लगता है। तो यादा कहती है तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम दोनों का प्यार हमेशा ऐसा ही बना रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, बहुत जल्द तुम दोनों अलग हो जाओगे, देख लेना। आगे किम हान दाव को थैंक्स कहता है उस पर भरोसा करने के लिए और उससे ये भी पूछता है कि तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। तो दाव कहती है मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो किम हान कहता है दाव मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। और फाइनली ये दोनों फिर से एक लवी डवी कपल बन जाते हैं। दूसरी तरफ पृथ्वी फा के करीब जाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि आज काम के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए चलूंगा, इसलिए कोई बहाना मत बनाना। तो फा कहती है आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, आज मुझे बहुत सारे काम है। तो पृथ्वी कहता है कौन से काम है, मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलकर वो काम करूंगा। तो बेचारी फा को समझ में नहीं आ कि वो पृथ्वी को कैसे मना करे। तो बेचारी फा को मजबूरन पृथ्वी को बताना पड़ता है कि कुछ दिनों में मेरा बर्थडे आने वाला है, इसलिए मैं मंदिर में जाकर अपने लिए प्रे करने वाली हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। तो पृथ्वी कहता है फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ मंदिर चलूंगा। तो बेचारी फा ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से नर्वस हो जाती है क्योंकि वो पृथ्वी को चाहे कितनी बार भी मना कर दे पर पृथ्वी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा होता। दूसरी तरफ शशि अपने पहले पति के कब्र पर जाती है उनसे मिलने के लिए और उनसे ढेर सारी बातें करती है कि तभी उधर से रति आती है, वो भी मिस्टर अरान से मिलने के लिए आई हुई होती है। और यहाँ पर रति शशि को बता देती है कि वो मिस्टर अरान को पहले से जानती थी। ये बात जानकर तो शशि पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। आगे रति शशि को कहती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि मिस्टर अरान ने खुदकुशी की है, मुझे लगता है कि उनका मर्डर हुआ है। तो शशि कहती है मुझे भी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि अरान ने खुदकुशी की है, मुझे भी लगता है कि उसके मौत में कुछ ऐसे राज छुपे हुए हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो रति कहती है मुझे पता है आप पर क्या गुजर रही है, जब मिस्टर अरान की मौत हुई थी तो आप प्रेग्नेंट थी, उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी। ये बात जानकर शशि पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है और वो रति से पूछती है कि तुम्हें ये बात किसने बताई। तो यहाँ पर रति उसे बताती है कि मिस्टर अरान ने खुद ये बात मुझे बताई थी, जब वो अपनी वाइफ के साथ इतने खुश थे और अपने आने वाले बच्चे के लिए इतने एक्साइटेड थे तो फिर उन्होंने खुदकुशी क्यों की। आपको ये सब कुछ अजीब नहीं लगता? उन्होंने मरने से पहले मुझे ये नंबर दिया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये नंबर क्या है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि इस नंबर का मिस्टर अरान की मौत से कोई ना कोई लेना देना जरूर है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरा साथ दे क्योंकि मैं मिस्टर अरान की मौत की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती हूँ। तो शशि कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ पृथ्वी फा के साथ पूजा का सामान खरीदने के लिए जाता है तो यहाँ पर फा फिर से बहाना बनाकर भागने की कोशिश करती है। तो पृथ्वी कहता है तुम कहाँ जा रही हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो फा को कुछ समझ में नहीं आता कि वो पृथ्वी से कैसे पीछा छुड़ाए। तो यहाँ पर वो ये बहाना बनाने लगती है कि उसे गर्ल्स वाले कुछ सामान खरीदने हैं, इसलिए तुम मेरे घर जाकर इस सामान को डिलीवर कर देना, मैं सारा सामान खरीद कर घर वापस आ जाऊंगी। और फा ये बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ किम हान दाव के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है कि तभी किम हान की नजर दाव के पापा पर पड़ती है तो वो उन्हें प्रणाम करता है और उसके बाद वो दाव से बातें करने लगता है कि तभी किम हान की नजर उस कटिंग बोर्ड पर पड़ती है और वो दाव से पूछता है कि ये तुम्हारे बेड के पास क्या कर रहा है। तो यहाँ पर दाव किम हान को बताती है कि ये फा का है, फा एक यूट्यूबर सैफ की बहुत बड़ी दीवानी है, वो उससे मिलने के लिए पूरी तरह से पागल है। तुम्हें पता है उसे एक बार तो मौका भी मिला था सैफ से मिलने का, लेकिन वो इतनी एक्साइटेड
एक्साइटेड थी कि वो सैफ से मिलने से पहले ही बेहोश हो गई, जिस वजह से वो अपने सैफ से नहीं मिल पाई। लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी है और वो अभी भी जतन कर रही है उस सैफ से मिलने के लिए। कि तभी पृथ्वी की नजर उस चॉपिंग बोर्ड पर बड़े सिग्नेचर पर पड़ती है। तो वो लोग जब उस सिग्नेचर को गौर से पढ़ते हैं तो वहाँ पर पृथ्वी का नाम लिखा हुआ होता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं कि कहीं पृथ्वी ही तो वो सैफ नहीं है। कि तभी उधर से पृथ्वी की एंट्री हो जाती है और यहाँ पर वो दोनों पृथ्वी से पूछ ही लेते हैं कि क्या वो सैफ वही है। तो बेचारा पृथ्वी यहाँ पर उन दोनों के सामने झूठ नहीं बोल पाता और बेचारे को मजबूरन अपनी सच्चाई उन लोगों के सामने बतानी पड़ती है। तो दाव कहती है फाको जब इस बारे में पता चलेगा तो वो बहुत ही खुश हो जाएगी। तो पृथ्वी कहता है मैं नहीं चाहता कि अभी आप लोग फाको इस बारे में कुछ भी बताए, क्योंकि मैं खुद अपने मुंह से फाको बताना चाहता हूँ कि मैं ही उसका आइडियल सैफ हूँ और ये बात मैं उसके बर्थडे पे बताना चाहता हूँ। इसलिए मेरी तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि तुम लोग इस बारे में किसी को भी प्लीज मत बताना। तो दाव कहती है वैसे तो मैं अपनी बहन से कुछ भी नहीं छुपाती, लेकिन इस बात को बताने का हक तुम्हारा है। तो अगर तुमने ये डिसाइड किया है तो मैं तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। वैसे भी दाव को उसके बर्थडे पर इससे अच्छा गिफ्ट मिल भी नहीं सकता। तो यहाँ पर किमान पृथ्वी को कहता है अगर इस बारे में पापा को पता चल गया तो तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारा ये काम बंद करवा देंगे। तो यहाँ पर पृथ्वी कहता है मैं उन्हें कभी भी इस बारे में पता लगने ही नहीं दूंगा, मैं बस इस बारे में फा को बताऊंगा और इसके अलावा किसी को भी नहीं। दूसरी तरफ रति शशि से पूछती है कि आपको कुछ भी याद है कि मिस्टर अरान को कुछ भी ऐसा लिखने की या कुछ ऐसा करने की जिससे हम इस नंबर को लिंक कर सके, क्योंकि हमें जब तक नहीं पता चल जाता कि ये नंबर किस चीज का है तब तक हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते। कि तभी शशि को याद आता है कि अरान को बातें रिकॉर्ड करने का बहुत ही शौक था, वो हमेशा अपनी छोटी छोटी बातों को रिकॉर्ड किया करता था। तो शशि इस बारे में रति को बताती है। तो यहाँ पर रति शशि से पूछती है कि क्या आपने उनकी सारी ऑडियो को सुना, शायद हमें उनसे कोई सुराग मिल जाए। तो शशि कहती है जब से अरान की मौत हुई है तब से मैंने उस ऑडियो को नहीं सुना, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। तो रति कहती है फिर आपको हिम्मत जुटानी होगी क्योंकि हमें अरान की मौत का पता लगाना है। तो शशि कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं उस ऑडियो को सुनूंगी। इधर किमान किचन में पानी पी रहा होता है कि तभी उसकी नजर रति के पर्स पे पड़ती है कि तो वो चेक करने लगता है कि आखिरकार ये किसका पर्स है। कि तभी किमान की नजर रति के पर्स में पड़ी उस फोटो पर पड़ जाती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उस फोटो में दाऊ के पापा होते हैं, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो उस फोटो की फोटो क्लिक कर लेता है ताकि वो ये पता लगा सके कि रति का इस फोटो से क्या कनेक्शन है। कि तभी वहाँ पर रति भी आ जाती है अपने पर्स को लेने के लिए, पर उसे वहाँ पर अपना पर्स नहीं मिलता। तो वो परेशान हो जाती है कि आखिरकार उसने अपना पर्स कहाँ पर रखा है। कि तभी उधर से किमान आ जाता है और रति को कहता है कि क्या ये पर्स आपका है। तो रति कहती है हाँ ये पर्स मेरा है, और रति उस पर्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शशि मिस्टर अरान की सारी ऑडियो को सुनती है, जिसे सुनकर वो पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है। कि तभी वहाँ पर तेज भी आ जाता है और वो शशि को ये सब करते हुए देख लेता है, पर वो जानबूझकर शशि को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि शशि को इस बारे में कुछ भी पता चले। और इधर शशि को भी लगता है कि तेज को उस ऑडियो के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, पर तेज को ऑलरेडी उस ऑडियो के बारे में सब कुछ पता चल गया होता है और वो उस ऑडियो को लेकर कुछ अलग ही प्लानिंग कर रहा होता है। इधर पृथ्वी अपने यूट्यूब के पोस्ट पर एक पोस्ट करता है कि जिसका भी कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसे सैफ से मिलने का मौका मिलेगा। तो सारे लोग कमेंट्स करने लगते हैं। तो यहाँ पर फा भी कमेंट्स करती है। तो यहाँ पर पृथ्वी फा के कमेंट को सेलेक्ट करता है और उससे मिलने का फैसला करता है। दूसरी तरफ शशि को उस नंबर का पता चल जाता है और उसे पता चल जाता है कि वो नंबर कोई और नंबर नहीं बल्कि मिस्टर अरान के ऑडियो का नंबर है। तो यहाँ पर रति शशि से पूछती है कि क्या आपने इस ऑडियो को सुना। तो शशि कहती है नहीं मैंने अभी नहीं सुना, जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला तो मैं सीधा तुम्हें बताने के लिए आ गई ताकि हम दोनों साथ में इसे सुन सके। तो वो दोनों उस ऑडियो को प्ले करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वो ऑडियो फाइल तो है ही नहीं, जिसे देखकर वो दोनों पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और शशि को समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये फाइल गायब हुई तो हुई कैसे। कल रात तो ये फाइल थी, तो फिर आज सुबह में ये फाइल कैसे गायब हो गई। वेल ये बात उन लोगों को पता नहीं होती कि तेज को उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में पता चल गया है और तेज को ये भी पता चल गया है कि उस ऑडियो में क्या था। उस ऑडियो में मिस्टर अरान ने तेज के बारे में वो सारी बातें कही होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि तेज मिस्टर अरान के साथ बिजनेस में धोखा कर रहा था। जब तेज ये सारी बातें सुनता है कि अरान ने उसके बारे में ये सारी रिकॉर्डिंग की है तो वो सारी रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है, क्योंकि वो शशि को इस बारे में कुछ भी पता लगने देना नहीं चाहता, क्योंकि अगर शशि को इस बारे में पता चल गया तो शशि उसे छोड़कर चली जाएगी। इसलिए वो सारी फाइल्स को डिलीट कर देता है और शशि को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरी तरफ पृथ्वी को बताती है कि मेरा सैफ के साथ मिलना फिक्स हो गया है, मैं सैफ से मिलने वाली हूँ अपने बर्थडे पर। और यहाँ पर फा अपने सैफ से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है। तो पृथ्वी जब फा को इस तरह एक्साइटेड देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है। दूसरी तरफ रति पा को उस ऑडियो के बारे में बताती है और पा को ये भी बताती है कि मुझे लगता है कि उस ऑडियो को तेज नहीं डिलीट किया है। तो पा कहता है अब तो वो ऑडियो भी हमारे हाथ से चली गई, अब तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि उस
ऑडियो में क्या था। अब तो मुझे ये सारी बातें सुनकर और डर लगने लगा है। तो रति कहती है जो भी हो मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। तो पा कहता है तुम इन सारे झमेलों में तो ये तो भूल ही गई कि कल तुम्हारी बेटी का बर्थडे, तुम्हें अपनी बेटी के बर्थडे पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उन सारी बातों पर, क्योंकि फा का ये पहला बर्थडे होगा जब उसकी माँ उसके साथ होगी। आगे रति फा के बर्थडे पर उसे गिफ्ट देने के लिए एक अच्छा सा फोटो फ्रेम तैयार करती है जहाँ पर उन दोनों बहनों की कुछ बचपन की फोटोज होती है जो रति ने संभाल कर रखी होती है और वो उसी को फ्रेम बनाकर फा को गिफ्ट करने वाली होती है।